अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे फॉर दी वेब डेवलपमेंट। इसके अंदर इंक्लूड होगी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो हम लाइन बाय लाइन HTML का कोड लिखेंगे, उसके अंदर हम फिर CSS अप्लाई करेंगे, फिर बाद में हम उसके अंदर जावास्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लास्ट क्लास में हमने अ, पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है फॉर वेब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कि हमने अपने जैसे कि हमने बात की थी, HTML था, CSS था, स्ट्रक्चर हमने बनाया, HTML से CSS से डिज़ाइन बनाया। अब जो ऑब्जेक्ट्स है उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनकी कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ठीक है, उनके इवेंट्स पे कंट्रोल कैसे करना है, वो सब चीज़ें हमें जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगा। मतलब कि हमने टेक्स्ट बॉक्स है, हमारा बटन है, ठीक है, हमारी कोई लिस्ट है, हमने उनको कंट्रोल करना है कि वो किसी एक्शन के ऊपर वो कोई लिस्ट क्या कैसे किसी एक्शन पे क्या बिहेवियर होगा उसका। तो वो चीज़ हम बाय द यूज़ ऑफ जावा स्क्रिप्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी और थोड़ी सी हमने कोई एग्जांपल्स भी की थी। और फिर हमने देखा था कि क्लिक इवेंट के ऊपर और हमने माउस सबमिट के ऊपर मतलब देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते थे तो उसका कलर भी चेंज करा था। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लास्ट क्लास के ऊपर जावा स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया था। तो आज क्लास में भी हम ये काम करेंगे कि जैसे कि ये एग्जाम्पल है मेरे पास। ठीक है, ये एक पेज इस किस्म का पेज बनाएंगे और वो पेज को हम बेसिकली सबसे पहले हम उसका HTML का कोड लिखेंगे, फिर तो CSS लिखेंगे, फिर इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करेंगे। तो तीनों चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इसको अपनी एग्जाम्पल में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब वो इस काम परफॉर्म करने के लिए मैं ये कहूँगा कि वो आप अपनी स्क्रीन पे करें। ठीक है, मैं आपको यहाँ से इंस्ट्रक्ट करूँगा, आप जो चीज़ें होंगी अपने पास वो चीज़ें चलाती रहें। तो अपनी स्क्रीन जो शेयरिंग मैं बंद करता हूँ। अब यही आउटपुट है, हम इस किस्म का तकरीबन आउटपुट जो है वो वहाँ पे डिज़ाइन करेंगे और हर लाइन बाय लाइन चीज़ें डिस्कस भी करते रहेंगे, क्या क्या चीज़ को किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपनी शेयरिंग यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब अपनी शेयरिंग आप ओपन कर लें। ओके, अच्छा, अब आपने CSS में ये पेज आप ओपन किया हुआ है। अब आप एक नई विंडो ओपन कर लें, नया न्यू प्रेस कर दें यहाँ से। ठीक है, और एक नई विंडो ओपन कर लें। यहाँ से सबसे टॉप पे बस। ठीक है, और यहाँ पे इसको जावास्क्रिप्ट नाम दे दें, जावा टेक्स्ट फाइल क्रिएट फाइल कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जावा जो है सबसे पहले तो हमने HTML का टैग ओपन करना है ना। तो हम्म, ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद जो आपने जो ब्रैकेट ओपन किया ना, इसको फर्स्ट का बंद इसको हटा दें। यस, दिस वन। ठीक है, और इसके बाद HTML के बाद बंद कर दें इसको। ओके, फिर इसके बाद आप डिफाइन कर दें HTML ओपन कर लें। उसके बाद आप आ जाएँ हेड। ठीक है, अच्छा, हेड के अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ मेटा डिफाइन कर, मेटा चार साइड। ठीक है, UTF इज इक्वल टू UTF-8 कर ले इसको। इक्वल्स टू कोटेशन, कोई इक्वल्स टू लगाएं और कोटेशन में देखिएगा, और ये कैपिटल में अंदर है UTF-8।
ये 4 सेट के बाद इक्वल्स टू लगा दें। मतलब ये करेक्टर हमने अपने पेज का करेक्टर सेट डिफाइन करना है कि हमारे पास जो है जो पेज पे आता है ना, देखें ये स्टैंडर्ड करेक्टर है कि आपका इंग्लिश है, उर्दू है, तो ये बेसिकली ये स्टैंडर्ड है कि आपका जो है ना जो वेब आपके कंटेंट्स आ रहे हैं ना, उसको करेक्टर सेट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये डिफरेंट किस्म के करेक्टर सेट हैं, यूट्यूब 8 भी है, 16 भी है। एक स्टैंडर्ड जो है आपको एचटीएमएल के लिए हम यूट्यूब 8 इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब देखें इस तरीके से है कि हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया था। एक मिनट के मैं कर देता हूँ, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ पहले। एक मिनट इसको शेयर कर लेते हैं। अच्छा आप अपनी शेयरिंग बंद करें पहले तो। ये शायद मेरी शेयरिंग ऑन हो जाएगी, ऑन कर दूंगा शायद ऐसी हो जाएगी। आपको नजर आ रही है इसकी? अच्छा, यार, हमने इसको डिस्कस किया था अपने। जब हम HTML का अपना वो पढ़ रहे थे तो थैंक यू। इसके अंदर हमने किया था। अच्छा मेटा चार सेट ना, ठीक है। अच्छा देखें मेटा चार सेट क्या कर रहा है हमारे पास, जो ये देखें यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इसमें होता क्या है, जो आपका जो जो टैक्स आ रहा है ना आपके HTML के ऊपर, ठीक है, उसकी करेक्टर की इनकोडिंग का एक मेथड है, ठीक है। कि इसमें क्या होता है कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपके सिंबल्स हैं, इमोजी सिंबल्स हैं, अरबिक सिंबल्स हैं, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज है, तो इनको जैसे यूट्यूब 8 है ना, यूट्यूब 8 का करेक्टर जो है इन तमाम लैंग्वेजेस के करेक्टर सेट को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब अगर आप अपनी वेब जो हमने HTML लिख रहे हैं, अब उस HTML के अंदर हम इंग्लिश के वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम कुछ चाइनीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, हम कोई अरबिक वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं और कोई इमोजीज इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये क्या होता है, ये जो आपकी वेब पेज है ना, वेब पेज पे जो आपका जब डिस्प्ले होगा तो उसके बाद आपको करेक्टर सेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या है, करेक्टर सेट है कि ये तमाम लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है यूट्यूब 8। अच्छा इसमें और भी बहुत से करेक्टर सेट भी होते हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको। UTF अब एक होता है ISO 8859, ये डिफरेंट किस्म के करेक्टर सेट है। एक है विंडोज 1521, ठीक है। अब ये क्या होता है, कैसे कि अब ISO 8859 अब ये क्या होता है, ये अरबिक को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, अरबिक उर्दू इमोजीज को सपोर्ट नहीं करता। तो ये करेक्टर सेट एक स्टैंडर्ड है HTML के लिए, HTML के लिए जो जो मैक्सिमम लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा होता है। कि जो आप लैंग्वेज जैसे गूगल पे आप बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती है कि उसमें कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है कि आप उसको चाइनीज़ आ रही होती है, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें।
या उसको आप अरबिक आ रही है उसको उर्दू में कन्वर्ट कर दें या इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये करेक्टर सेट जो है वो इनकोडिंग टेक्निक है, इनकोडिंग टेक्निक है जो आपकी वेबसाइट है तो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो वो डिफरेंट कंट्रीज की लैंग्वेजेस को ये करेक्टर सेट कौन कौन से करेक्टर सेट डिफरेंट इन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यूट्यूब 8 जो मैंने आपको बताया वो अरबिक को सपोर्ट करता है, उर्दू को सपोर्ट करता है और इंग्लिश को सपोर्ट करता है। ठीक है, और चाइनीज भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर आपको जैपनीज लैंग्वेज करना हो उसका करेक्टर सेट डिफरेंट होगा। तो जब हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वेबसाइट हमने ये देख के बनानी होती है कि हम ये वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज के लिए बना रहे हैं, कोई जैपनीज के लिए बना रहे हैं, ठीक है, या फ्रेंच के लिए बना रहे हैं, तो उसके बेस पे हमने अपना चार सेट डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने यही डिस्कस किया था। देखें ये इस स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यही था। ठीक है, UTF-8 था। सपोर्ट लैंग्वेजेस में जितने भी हैं मतलब हैं, अब डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज मुझे करनी है, लार्ज फाइल साइज डिफरेंट, कोई फाइल साइज को डिफरेंट करना है, तो अब मेरे पास कोई लार्ज टैक्स है उसके लिए UTF-16 भी है, UTF-32 भी है, यहाँ पे मतलब लार्ज पेजेस में डिफाइन करना है। अब आप देखें तो ये लैंग्वेजेस भी है और मेरे लैंग्वेज को सपोर्ट भी कर रहा होता हूँ और मेरा टैक्स जो है उसको उसके लिए मैं कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा करेक्टर डिस्प्ले हो रहा है, जो मेरे पास पेज के ऊपर जो चीज़ डिस्प्ले हो रही है टेक्स्ट, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास यूट्यूब 8 है। यूट्यूब 8 स्टैंडर्ड है जिसमें उर्दू इंग्लिश चाइनीज इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीज़ हमने आगे कुछ ऐसी वेबसाइट आपने बनानी हो कि फ्रेंच में बनानी है तो उसके लिए फिर आप फ्रेंच का जो हिसाब से जो चार सेट होगा वो यहाँ पे वो डिफाइन करेंगी। जी, अब देखें उस लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा होता है, वो जो वेबसाइट बनी होती है उस वेबसाइट में यही चीज़ से कन्वर्ट का ऑप्शन होता है। लेट्स सपोज अगर वो जैपनीज में बनी है, ठीक है, अगर वेबनीज आप देख लीजिए जैपनीज में साइट खुली, अब वो जापान में ओपन हो रही है, तो वहाँ पे लोगों ने जैपनीज के हिसाब से चार सेट इस्तेमाल किया होगा तो वेबसाइट उसी करेक्टर सेट में ओपन कर रही होगी। अब वही वेबसाइट में अगर मैं पाकिस्तान में ओपन करता हूँ तो मैं कोई ऐसी वेबसाइट जो पाकिस्तान में ही बनाई गई है, जो जो जिन यूजर्स के लिए उनको पता है कि ये यूजर जो है पाकिस्तान के यूजर इस्तेमाल करेंगे, तो वहीं पे वो ऑप्शन दे देते हैं कि कन्वर्ट का, लैंग्वेज कन्वर्ट का, तो वो यही करेक्टर साइड को कन्वर्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब हम लोग कर रहे थे, अच्छा आप इसकी कर लें दोबारा से। ठीक है, तो अब हमने इसमें करेक्टर साइड डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे दे दें टाइटल, मेटा के नीचे ही टाइटल दे दें। टाइटल आप देने ओपन करें और क्लोज कर दें, यहाँ दे दें आप सिंपल वेब प्रोग्राम। ओके, अच्छा अब मैं आपको कोड दे रहा हूँ, या आप पेस्ट कर दें डायरेक्ट। हेड बंद कर दिया आपने, बस ठीक है। अच्छा मैं ये चैट के अंदर ही कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये चैट में, अच्छा ये मैक्सिमम इसको मैं पार्ट्स में कर देता हूँ, चैट सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये कोड भेजा है, ये कॉपी पेस्ट कर लें।
ये आपने हेड के नीचे paste करना है, ये आपको चैट में होगा, ठीक है। नहीं, नजर आ रही है मुझे। अच्छा, अब हमने इसमें क्या किया, देखें जी, हेड के नीचे आएगा, हेड तो खत्म हो गया ना हमारा। हाँ ये अब, हाँ अब इसमें आपने जो है ना बॉडी डिफाइन करनी है। हाँ जी, बॉडी कर दें, और HTML के बाद जो है उसकी बॉडी को क्लोज कर देगा। HTML से पहले, ये HTML से पहले, यस, इसके बाद। यस, ये HTML, ये हटा दें, ये HTML आपने क्लोज कर दिया, वो नीचे क्लोज हुआ है ना ऑलरेडी, बस ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं ऊपर इसी लाइन पे। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस बॉडी को ये क्लोज भी कर दें, ये बंद कर दें, हटा दें, डन हो गया, ठीक है। अब हमने एक डिव डिफाइन करी, ठीक है, डिवीजन अपनी डिफाइन करी, उसके अंदर हमने आईडी दे दिया कंटेनर, इस डिव का आईडी है हमारी कंटेनर, ओके। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे हेडर डिफाइन किया, सिंपल जैज इंस्ट्रक्शन, एक हेडर बनाया। अच्छा, अब उसके बाद हमने ये हेडर डिफाइन किया S2। अच्छा देखें, अब क्या होता है, जैसे कि हमने अ, आगे पाइथन में पढ़ा था, इनपुट लेने का इनपुट फंक्शन होता था, जब प्रिंट का फंक्शन था वैसे ही इनपुट का फंक्शन था, वैसे ही जैसे कि मैंने अब जो HTML है, HTML के अंदर मैं इनपुट लूंगा जो कि मेरा ग्राफिकल पेज के ऊपर आएगा, वो मेरा टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसको टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। अच्छा, उस वो इनपुट उसके नहीं होता है इनपुट, जिसमें आप इनपुट ले रहे हैं, उसकी टाइप होती है टेक्स्ट, मेरा टाइप टेक्स्ट डिफाइन कर दिया, जिसके अंदर आपका जो है ना अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। अच्छा देखें, जो पाइथन में पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ प्रिंट करवानी होती है तो प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते थे, और कुछ हमने और इनपुट के लिए कुछ कुछ इनपुट इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब हम HTML का इनपुट लेने के कई किस्म के मेथड्स हैं। देखिए, इनपुट आप ले सकती हैं किसी टेक्स्ट, जैसे आप कोई गूगल पे सर्च टेक्स्ट में एंटर करती हैं तो एक टेक्स्ट बॉक्स होता है वो, जिसमें एंट्री करती है, उसे कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स, तो वहां से भी इनपुट लेती हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये भी होता है कि आपको लिस्ट, आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं, वहां सेलेक्ट करें तो इनपुट वो भी होता है, ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अब हम ये टाइप डिफाइन करी है इनपुट, इसका हमने नाम दिया टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स होगा। अच्छा, टेक्स्ट क्या है, मतलब टेक्स्ट इसमें अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स आएंगे, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स भी होंगे और न्यूमेरिक भी होंगे, ठीक है। तो वही चीज जो मैं पाइथन में इनपुट के लिए इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ पे यही चीज एक एज ए टेक्स्ट बॉक्स आएगी। पाइथन में आप लिखते थे, आपके सामने प्रॉम्प्ट आता था, ठीक है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स पूरा एक ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, ओके। तो उसकी टाइप दे दी मैंने टैग से, यहाँ उसका नाम दे दिया आईडी, आईडी हमने इसका एक यूनिक नेम दे दिया, नेम बॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद दे दिया प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर ये करेगा, जब भी आप किसी गूगल पे सर्च लिखते हो तो उसके बैक एंड पे एक वर्ड लिखा होता है, सर्च सर्च नेम या वटेवर जो आपको, मगर वो वहाँ पे लिखा नहीं होता, उसके बैक एंड पे होता है। तो क्या होगा, आपके टैग बॉक्स के बैक एंड पे ये चीज़ डिस्प्ले हो रही होगी, ताकि आपको पता चल सके कि इस पे लिखना क्या है, उस ऑब्जेक्ट पे पर्पस क्या है। अगर उस ऑब्जेक्ट को लिखने का पर्पस एक तो ये भी है कि मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के शुरू में लिख दूं कि एंटर योर नेम, एक तो तरीका ये है, ठीक है। या फिर मैं ये करूं कि मुझे ये इसी टेक्स्ट बॉक्स की बिहाइंड पे मैं ये लिख दूं कि टेक्स्ट बॉक्स क्या है। इसको आप चलाएं, एक मतलब इसको प्ले करें, इसको हाँ क्रोम कर दें, ठीक है। अब देखें, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है एंटर योर नेम, ओके। अब एंटर योर नेम इसके बैक पे लिखा, यहाँ पे कोई नाम लिखें तो वो नाम भी लिखेगा, मगर ये, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखना क्या है। अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप कर दी तो एंटर योर नेम, यहाँ आप कोई कोई बताते हैं ABC टाइप करें यहाँ पे,
एबीसी, जैसे आपने टाइप किया वहां से खत्म हो गया, अब एबीसी को आप डिलीट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा। तो प्लेस होल्डर का फंक्शन क्या है? प्लेस होल्डर ये कर रहा है कि आपके टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर बैकएंड ये बताने के लिए कि इसका पर्पस क्या है, तो आप टेक्स्ट प्लेस होल्डर से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब आता है, ये तो हमने टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन करने के लिए इनपुट डिफाइन किया। अब आपको मैंने सेकंड चीज बताई थी, लिस्ट। लिस्ट में आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट, कि आपके पास ड्रॉप डाउन के अंदर मल्टीपल, टेक्स्ट बॉक्स में तो ये आता है कि आप कुछ चीज टाइप करें, ठीक है, आपको लिखना पड़ रहा है। लिस्ट में ये है कि आपके पास प्री डिफाइंड वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद होंगी, आपने सिर्फ सेलेक्ट करनी है। तो इस किस्म की इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे होता है सेलेक्ट। ठीक है, आपने दी आईडी, इस लिस्ट की नाम भी आपने आईडी है कलर लिस्ट। ठीक है, और फिर इसका सिंटैक्स है ऑप्शन वैल्यू। आपका वैल्यू देना है, वैल्यू इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी, एक वैल्यू 1 है, ये क्या है, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो ये इस लिस्ट की जो लिस्ट मेरे सामने आएगी, उसमें लिस्ट नंबर 1 पे क्या होगा, लिस्ट नंबर 2 पे क्या होगा, लिस्ट नंबर 3, तो ये उसकी लिस्टिंग का ऑप्शन है। तो सबसे पहले लिस्ट में वैल्यू इज इक्वल टू सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर। ठीक है, दूसरे में वैल्यू डिफाइन करी इसने, जहां अब ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, पहले वो वैल्यू नहीं है, सिर्फ यूजर को, जैसा हमने है ना प्लेस होल्डर का काम जो कर रहा था, वो यहाँ पे वो काम कर रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने लिखा है वैल्यू इज इक्वल टू लाइट ब्लू कलर, लाइट ग्रीन, लाइट पिंक एंड लाइट येलो कलर। ये क्या क्या एक लिस्ट डिफाइन कर दी। अब इसको रन करें आप, वही अब हर रन हुआ होगा हमारे पास पेज। ठीक है, अब आप जाएं इस पे क्लिक करेंगे, सेकंड वाले पे क्लिक करें, देखें ये सारी लिस्ट आ रही है आपके सामने। तो ये क्या है, प्री डिफाइंड वैल्यू है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मेरे पास लिखना पड़ रहा है, इसको मुझे ऐसी वैल्यू है, मुझे चाहता हूँ मेरे यूजर को प्री डिफाइंड वैल्यूज मिले, यूजर को टाइप करने की जरूरत ना पड़े, तो मैं उसको बाय द यूज ऑफ लिस्ट ये काम कर सकता हूँ इन HTML। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट पे आए जी। देखें, ये मैंने ये बताया, सबसे पहली लाइन बताइए कि मैंने लिस्ट बॉक्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ, मतलब मैं लिस्ट बॉक्स बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इनिशिएट किया। ठीक है, उसको मैंने बताया, उसकी आईडी दे दी, उसका नाम दे दिया, ये कलर लिस्ट है। अब उस कलर लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया सेलेक्ट, अब दोबारा पेज पेज पे आए जरा। हाँ, रन कर लें। देखें, अभी मैंने वो कुछ सेलेक्ट नहीं किया, मगर अभी आप कुछ सेलेक्ट नहीं किया, तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर। तो जो जैसे यहाँ पर है एंटर योर नेम, वैसे ही सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ रहा है। तो जो प्लेस होल्डर का काम कर रहा है वो यही कर रहा है कि वैल्यूज को मैं एम्प्टी दे दूंगा, और आगे जो वैल्यू कहूँ तो वो एज ए प्लेस होल्डर काम कर रहा होगा। ठीक है, अब दोबारा से वही बात है। अच्छा, अब सेकंड मैंने उस पर डिफाइन किया, अब मेरी उस लिस्ट का जो सेकंड वाला इंडेक्स होगा, जहाँ पे आएगा लाइट ब्लू कर दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से मैंने उस लिस्ट के आइटम डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे ऑप्शन लिखा है ना वैल्यू, लास्ट वाली सेकंड लास्ट वाली सेलेक्ट से पहले, इसको कॉपी करें। सेलेक्ट से पहले जो लाइन, पूरी लाइन कॉपी कर लें सेलेक्ट से पहले। यस, एक और कॉपी कर लें, कंट्रोल C करें और इस सेकंड लाइन पे पेस्ट कर दें। एंटर प्रेस करें, हाँ जी, यहाँ प्रेस कर दें, कंट्रोल V कर दें। ठीक है, यहाँ पे कर दें इसको रेड, इसकी वैल्यू कर दें रेड। ठीक है, और यहाँ कर दें लाइट येलो की जगह लाइट लाइट रेड कर दें। ठीक है, अब मैंने इसमें एक और वैल्यू ऐड कर ली, अब इसको दोबारा रन करें। देखें बैकग्राउंड में आ रहा है। ठीक है, तो आपने मजीद कोई ऐड करनी हो तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, वहीं पे आ जाए।
जी जी देखें, एक चीज थोड़ी, एक चीज मैं बताऊं, ये जावा स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। अभी जावा स्क्रिप्ट मैंने स्टार्ट किया ही नहीं है, अभी एचटीएमएल कर रही है। अभी ये एचटीएमएल ही काम है, अभी जावा स्क्रिप्ट लिखी ही नहीं है स्क्रिप्ट। जी जी स्क्रिप्ट, ये हमारी अभी इस वक्त ये एचटीएमएल है, ये एचटीएमएल का ऑब्जेक्ट है। इनपुट इनपुट भी एचटीएमएल का ऑब्जेक्ट है और सेलेक्ट भी एचटीएमएल का ही ऑब्जेक्ट है। और इसको लिखने का ये सिंटैक्स है कि आपने लिखना है इस तरीके से, आपको इस सिंटैक्स को इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आती है सेकंड ऑब्जेक्ट है बटन, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट था टैक्स, दूसरा था लिस्ट बॉक्स, अब थर्ड वन आ गया बटन, ठीक है। अब बटन, अच्छा बेसिकली क्या है, मैंने आपको अभी जो जो एचटीएमएल शुरू में पढ़ाई थी उसके बेसिक चीजें बताई थी, फिर आप मैंने आपको तीनों चीजें बता दी हैं, अब मैं तीनों के हिसाब से उसके जो एडवांस चीजें हैं तीनों के साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्लियर पीछे से पता है एचटीएमएल का, आपको बेसिक पता है कि एचटीएमएल क्या चीज़ है, अब उसकी एडवांस चीज़ें पर आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब आता है बटन। बटन, एक बटन भी एक टाइप है, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है वो भी इनपुट का ऑप्शन है, लिस्ट था वो भी इनपुट था, वो सेलेक्टेड लिस्ट थी। बटन ये कि आपने किसी भी एक्शन परफॉर्म करना है, कि आप क्लिक करें, सर्च का बटन होता है, ऐसे फाइंड का बटन है, तो उस किस्म की टाइप को हम कहते हैं बटन, ठीक है। बटन, उसकी भी आईडी होगी, यहाँ लिखा है शो मैसेज, कि इस बटन पे, इस बटन के ऊपर लिखा हुआ आएगा शो मैसेज लिखा हुआ आएगा। बटन का नाम क्या है, वो है बीटेल शो, मगर बटन पे, हाँ ये देखें शो मैसेज आ रहा है। तो ये आप, अगर आपने कुछ और चेंज करना है तो वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, और अदरवाइज ये है शो मैसेज, या बटन का जो टैक्स जो है किस काम के लिए, पर्पस क्या है बटन का, वो हाँ यूजर के सामने जो नजर आएगा वो शो मैसेज नजर आएगा। जी जी बटन भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारा दो दो ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया बटन। ये HTML, दिस इज HTML, अभी तक कोई जावास्क्रिप्ट की बात नहीं आई है, ठीक है। अब आता है फोर्थ ऑब्जेक्ट, वो है हमारा इमेज। इमेज भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने लास्ट टाइम, वो इमेज भी देखें इसी तरीके से। अब यहाँ पे डिफाइन किया इमेज आईडी IMG बॉक्स, अब यहाँ से मुझे बता रहा है कि उसकी URL क्या होगी इमेज की, ठीक है। और ALT हमें पता था कि अगर लेट्स सपोज आप जब इमेज देखें, अब तो आप उसी पेज पे आ जाएं, हमारे ब्राउजर पे आए, इसको रन करें जी। देखें अभी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में ये देखें सिंपल सैंपल इमेज लिखा हुआ रहा है, और इसका मतलब ये है ALT का जो, अगर हमारा इमेज लोड नहीं होगा तो जो ALT का जो लिखूंगा वो वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अब वो क्यों शो नहीं हो रही, हम उसी कोडिंग पे आ जाए दोबारा से। हाँ, ये जो URL इसके अंदर मौजूद है, ये URL एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये नहीं चल रहा है, ठीक है। अब इसको एक काम कर, आप डाल दें जी, आप पाथ ऐड कर दें, वो इसी लोकेशन पे होना चाहिए ना, वो लोकेशन पे ही वो इमेज डाल दें। ये ये पिक वन है ना, ये पिक वन, इसको पिक वन दे दें, ठीक है। अच्छा अब आ जाएं कोडिंग पे आ जाएं, ओके। उसके बाद H3 के अंदर क्या दिया हमने, ID दी मैसेज, ठीक है। ये हमारा हेडर 3 है, मगर इसमें तो कुछ डिफाइन नहीं किया, मगर उसको हमने हेडर 3 के अंदर डिफाइन कर दिया कि हेडर 3 हमारा क्या है,
मैसेज, हेडर 3 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डिवीजन बंद हो गया। तो हमारे पास इस पे कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे इस स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम करते हैं इन ऑब्जेक्ट, जी, मतलब कि मैं, हाँ, डिवीजन ये है कि मेरी स्क्रीन का पार्ट किया मैंने, इस कंटेनर में, इस स्क्रीन के इस हिस्से में ये 4 ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मेरी स्क्रीन पे 4, मुझे अगर अभी आपको मैं लास्ट असाइनमेंट दिया था तो उसमें आप देखा होगा एक स्क्रीन थी लेफ्ट साइड पे, एक स्क्रीन थी राइट साइड पे, ठीक है। तो आपने स्क्रीन को तो इसी तरीके से कंट्रोल करना होगा डिवीजन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं CSS। अच्छा, अब मैंने आपको चैट पे भेजा है CSS। अब आप करें ये, इसको कॉपी इस तरीके से करें सबसे, जी, अभी सारा कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा, रुक जाए। आपकी जो टाइटल है ना, टाइटल के नीचे वहीं पे आए, कोड पे आए, ठीक है। टाइटल के जो विंडो लिखा है, टाइटल जहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं, कंप्लीट पेज नहीं करें, यहाँ पहले स्टाइल का और टैग ओपन करें, ओके, और ओपन करें, इसको क्लोज भी कर दें, एंटर कर दें, एक एंटर प्रेस कर दें, ठीक है। अब आपको चैट में दिया मैं, सबसे पहले आप कॉपी करें यहाँ पे बॉडी, सिर्फ बॉडी वाले, जो बॉडी वाली CSS कॉपी करें। CSS डिफरेंट लिखी हुई है, जो बॉडी वाली CSS से वो यहाँ पे लेकर आ जाए, ठीक हो गई बात। अब आप उसको सेव करके चलाएं, और इसका इम्पैक्ट देखें क्या आता है, ठीक है। अब हमारी CSS थी, देखें, फॉन्ट फैमिली दिया था एरियल, ठीक है। इसका टेक्स्ट अलाइन क्या, सेंटर्ड, यही डिफाइन किया आपने CSS के अंदर, देखें, ओके। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे इसको ये दी था, ये कोई बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नजर आ रहा है, और पैडिंग मैंने दिया था इसका लेफ्ट 40 पिक्सल, इसको 30 कर दें जरा। ये क्या होता है? इनर मार्जिन, आउटर होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट के अंदर की साइजिंग, ठीक है। अब ये हम इसको किस तरह, इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसमें अप्लाई कहाँ किया? ओवरऑल बॉडी पे, ना ना, नहीं नहीं। अच्छा, अब आपकी यही बात, देखें, हेड के अंदर, टाइटल के अंदर दिया है, वो तो स्टाइल को लिखने का तरीका है ना। CSS का नाम क्या है मेरी? CSS का नाम है मेरी बॉडी, ठीक है। तो CSS का नाम क्या है, देखें, CSS को लिखने का सिंटेक्स ये होता है, स्टाइल, वो आप कहीं भी लिखें, टाइटल के अंदर लिखें, आप बॉडी के अंदर लिखें, किसी वजह के लिखें, CSS को लिखने का सिंटेक्स है स्टाइल, स्टाइल बंद करते हैं, और उसके अंदर CSS को डिफाइन करते हैं। अब ये लिखा है बॉडी, ये बॉडी का मतलब है, ये बॉडी की जहां जहां जो हमारी बॉडी होगी ना, ये CSS ओवरऑल बॉडी के ऊपर अप्लाई होगी। अब देखें मेरे पास जो नीचे आपने डिफाइन किया था बॉडी एरिया, ये बॉडी, इस बॉडी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये CSS उस पर अप्लाई हो जाएगी। हाँ, ये ऊपर ही करना है, मतलब आपको बॉडी के अंदर नहीं करना,
स्टाइल ये वैसे सीएसएस डिफाइन करने का तरीका है, सीएसएस हमने डिफाइन करना है इस तरीके से हेडर के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं, मगर जो लिखा है ना बॉडी, इस बॉडी का मतलब ये है कि ये कौन से एरिया को पॉइंट करेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने कहा है बॉडी, इसका मतलब बॉडी को अप्लाई करे, बॉडी पे ये चीज अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। अब आप बॉडी अप्लाई कर देगा। ठीक है। अब आप सेकेंड वाला सिर्फ कॉपी करें, कंटेनर, हैश करके कंटेनर है ना, सिर्फ वो कॉपी करेगा और इसी के नीचे एंटर करिएगा, जस्ट दिस वन यहाँ पर। ठीक है। अब इसको सेव करके अब चलाएं। क्या फर्क आया? फर्क हो गया। ठीक है। देखें, जब ये कोडिंग पढ़ेगा ना, तो कोडिंग इसने पढ़ा के आप दोबारा कोड पे आ जाए, कोड पे आ जाए। ठीक है। कोड पे जब ये सीएसएस अप्लाई करने जाएगा, तो देखिएगा बॉडी, बॉडी के अंदर ये चीजें हैं इसने अप्लाई कर दी। ठीक है। यहाँ पे बॉडी में गया, उसने तमाम ऑब्जेक्ट थे जो बॉडी के अंदर आते थे, उनके ऊपर ये सीएसएस अप्लाई कर दी। ओके। अब ठीक है जी, ये बॉडी के बॉडी का पार्ट है। अब बॉडी मेरा मेन पार्ट था। ठीक है। अब बॉडी के अंदर मैंने एक और अपना डिफाइन किया, डिव का, उसका नाम था कंटेनर। ठीक है। अब मैंने उस कंटेनर में क्या किया, कंटेनर यहाँ पे देखा देखा आईडी लिखे कंटेनर। अब हमने ये चीज पढ़ी थी, हमने अगर आईडी आईडी को डिफाइन करना है तो हैश लगाएंगे। ठीक है। देखें, अगर आईडी लिखा है, आईडी इक्वल्स टू, तो अगर इस तरीके से लिखा है तो सीएसएस बनेगी हैश कंटेनर। अगर यहाँ पे लिखा एबीसी तो यहाँ लिखा हैश एबीसी। ठीक है। एक्स वाई जी लिखा है तो हैश एक्स वाई जी के नाम से बनेगा कंटेनर, या ये जो सीएसएस बनेगी इस तरीके से बनेगी। ये बात क्लियर है? ओके। यहाँ पे आईडी का लिखा है आपने कंटेनर, यहाँ लिख दें एबीसी। जी एबीसी कर दें इसको। और यहाँ भी एबीसी कर दें, हैश एबीसी। ठीक है। अब अगर आईडी 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 इज इक्वल टू एबीसी, अगर मैंने सीएसएस ऐसे डिफाइन करी है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे, तो इसकी सीएसएस डिफाइन करूंगा हैश एबीसी। यहाँ देखें ऊपर मैंने डिफाइन करी बॉडी, बॉडी लिखा था। यहाँ पे देखें टैग में मेरे पास जो टैग ओपन किया बॉडी का, वहां मैंने कोई आईडी डिफाइन नहीं करी। ठीक है। तो अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ जो इस तरीके से मेरी जो कंटेनर है बॉडी लिखा है, तो अगर मैं उसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सिर्फ बॉडी लिखूंगा। ठीक है। और अगर मैं आईडी का इज इक्वल्स टू एबीसी को आईडी लिख डिफाइन कर रहा हूँ, तो उसके लिए उसकी सीएसएस डिफाइन करने का तरीका है हैश एबीसी। हाँ फर्क आएगा ना? नहीं, सीएसएस पे फर्क नहीं आएगा, सीएसएस वैसी ही रहेगी, सीएसएस का फर्क नहीं आएगा। वो सीएसएस का फर्क क्या है वो भी बताता हूँ, सीएसएस का फर्क मैं आपको बता देता हूँ, मगर सीएसएस डिफाइन करने का तरीका बता रहा हूँ। देखें, सीएसएस डिफाइन करने का, ये देखो आपने लिखा है हैश एबीसी और ऊपर आपने सिर्फ लिखा है बॉडी। ठीक है। दोनों में, ठीक है। वो क्यों लिखा, उसका पर्पस बता रहा हूँ आपको, कि वहां से बॉडी लिखा, यहाँ हैश हैश एबीसी लिख रही हैं आप। तो हैश एबीसी इस वजह से लिख रही है कि यहाँ पे लिखा आईडी इज इक्वल एबीसी, अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो उसको डिफाइन करने का तरीका हैश एबीसी होगा। ओके। आईडी करके डिफाइन किया है। और और आपने कोई क्लास तो आईडी को नहीं दिया, सिर्फ आपने बॉडी लिखा है, तो उसको डिफाइन करने का सिर्फ बॉडी नाम होगा। ठीक है। अभी आगे हमने ये भी पढ़ा था, आपको याद होगा।
स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। ठीक है, कोड पे आ जाए। ठीक है, अब हमने बात कर रहे थे कि हमने ये भी देखा था कि हम लिखते हैं क्लास, याद होगा आपको, क्लास इक्वल्स टू, इस तरीके से भी डिफाइन करते थे। उसकी उसकी सीएस को डिफाइन करने का तरीका होता है डॉट, डॉट एबीसी, डॉट करके डिफाइन करते हैं। उस तरह के सीएसएस को डॉट करके डिफाइन करते हैं। आईडी करके हैश करेंगे, अगर हमने कोई क्लास नहीं लिखा उसको तो एज ए प्लेन टेक्स्ट में डिफाइन करते हैं। हाँ, कर लें ओपन। जी बिल्कुल, देखें यहाँ लिखा था हमने, ये लिखा पी। ओके, और फिर हमने डॉट बॉक्स लिखा था, फिर हमने लिखा था हेडर। अब यहाँ पे हमने यही चीज डिफाइन की थी, आईडी, आईडी सेलेक्टर क्या है, हैश के थ्रू होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लास सेलेक्टर डॉट के थ्रू होगा। एलिमेंटर सेलेक्टर ऑल टाइप होगी, पी लिखा है या बॉडी होगा तो वो इस तरह के डिफाइन होगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर, हाँ डिस्टिंग्विश के, हाँ डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने लिखा क्लास, अब जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी हमने इस्तेमाल करा आईडी, आपके सामने अभी आईडी लिखा ना, आपने आईडी इक्वल्स टू समथिंग लिखा आपने, तो उस उसके लिए आपको पता है कि अब मैंने आईडी लिखा है तो हैश लगाऊंगा। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से करना पड़ेगी। ठीक है, तो अभी आप और भी सीएसएस डिफाइन करेंगे तो आपको और मजीद आइडिया होगा कि आपने करना कैसे। ओके, अच्छा अब आते हैं, देखें बेनिफिट ऐसा नहीं हो सकता ना कि अब किसी जगह मेरे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं कि मैं एक क्लास बनाता हूँ, मेरी एक क्लास है कि जितने भी टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है, उनका कलर जो है ब्लू हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा, वहां लगाऊंगा मैं बॉक्स, डॉट बॉक्स क्लास। अब अगर मैंने लगा दी आईडी, अब आईडी जो होता है वो तो यूनिक नंबर होता है ना, वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ही दूंगा ना, वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को नाम दे सकता नहीं हूँ सेम नेम। तो इसका मतलब है हैश वाला जो होगा वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के नहीं होगा, जो हैश वाली सीएसएस होगी वो किसी सिंगल ऑब्जेक्ट की नहीं होगी। ये बात क्लियर है? अच्छा, आप कोड पे आए, जो आप कोड लिख रही थी, अभी मैं आपको हैश वाली चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखें, हैश में आपने लिखा आईडी इज इक्वल टू एबीसी, आईडी, आईडी हमने क्या पढ़ा था कि आईडी, डिफ आईडी, आईडी क्या है, होता है यूनिक नंबर होता है। ये एबीसी, आप यहाँ पे जो इनपुट लिखा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ लिखा, इसमें लिखा आईडी नेम बॉक्स। ठीक है, इसकी आईडी अलग है, लिस्ट बॉक्स की आईडी अलग है, देखें नीचे ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए हैं, उसकी आईडी अलग है, और अगर नीचे भी इमेज होगा उसकी आईडी अलग है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपकी सीएसएस के अंदर होंगे सबकी आईडी अलग होगी। आईडी क्या है, एक यूनिक नंबर है आपके ओवरऑल एचटीएमएल कोड के अंदर, एक यूनिक नंबर है। ये सेम नेम एबीसी आप टेक्स्ट बॉक्स को नहीं देंगी, अगर देंगी तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। क्या, एक यूनिक नाम है इस आईडी का। ये बात क्लियर है? आगे बताऊंगा उसके बाद। यूनिक, यूनिक नेम है इस ऑब्जेक्ट का, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सके कि इस हम कौन से ऑब्जेक्ट की बात करें। अब मेरे पास ये पूरी एचटीएमएल का कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स, डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिफरेंट किस्म के लिस्ट भी इस्तेमाल करूंगा, बटन भी इस्तेमाल करूंगा। अब उनको मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, उनकी आईडी के साथ इस्तेमाल आइडेंटिफाई कर सकूंगा। ठीक है, कर रहे हैं ना, तो यूनिक, यूनिक नेम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये यूनिक बना रही है ये डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि हमारा एनआईसी होता है, एनआईसी नंबर, मेरा एनआईसी नंबर है वो किसी और का नहीं हो सकता, अगर मेरा एनआईसी किसी और के पास आएगा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। वैसे ही ये है, ये ऑब्जेक्ट का एक यूनिक नंबर है। ठीक है,
तो ये जो आईडी है, हाँ 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 अब मैं उस पे आ रहा हूँ, ये आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं सीएसएस पे। अच्छा अब आते हैं सीएसएस पे। अब मुझे पता है कि मुझे, अगर मैंने आईडी करके डिफाइन किया है तो हैश लगाऊंगा, हैश आईडी। तो वो चीज वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए ही होगी, क्योंकि आईडी यहाँ पे देखें सीएसएस मैंने बनाई है हैश एबीसी, हैश एबीसी बनाई है ना। अब इस आईडी को नाम दिया एबीसी। इस एबीसी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ये उन पे अप्लाई होगी। मगर इस एबीसी को मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट को नहीं दे सकता, इस एबीसी को मैं नेम बॉक्स पे नहीं दे सकता। ठीक है। तो अब अगर मेरे पर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मेरे पास रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे एक सेंट्रलाइज सीएसएस बनानी है, कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जितने भी टैग बॉक्सेस हैं, सब के सब टैग बॉक्सेस हैं, तो टैग बॉक्सेस के ऊपर एक पर्टिकुलर मेरी सीएसएस अप्लाई हो जाए। ठीक है। अब टैग बॉक्सेस के लिए मैं क्या करूंगा, एक क्लास बना लूंगा। टैग बॉक्स की क्लास बनाई, आईडी के साथ नहीं किया, उसको मैं क्या दिखाऊंगा, डॉट डॉट एबीसी। तो वो क्लास उन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ये आपको जहाँ यहाँ बताया डॉट एबीसी, ये क्या कर रहा है, क्लास सेलेक्टर है, यूज पर मल्टीपल एलिमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं। हाँ हाँ करेंगे इंशाल्लाह, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब आती है ये हम, तो इसका स्पेसिफिक डिफाइन करने के लिए अब आप अपना पेज को दोबारा लोड करें। देखें पहले हमारा पेज आ रहा था डिफरेंट, उसके बाद आ गया पेज का इनपुट, जो बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो गया। अच्छा इसमें क्या हुआ कि आप कोड पे आए, इसने किया ये कि सबसे पहले इसने अप्लाई कैसे किया, थोड़ा ऊपर करेगा बॉडी वाले ये पाएगा। देखें अब ये सबसे पहले करेगा क्या, इसने सबसे पहले अप्लाई किया बॉडी। बॉडी के अंदर जो मेरा आईडी एबीसी है, बॉडी का सब, बॉडी का चाइल्ड है, बॉडी के अंडर आता है ना। ठीक है। तो इसने सबसे पहले फॉन्ट फैमिली अप्लाई किया। देखिए एबीसी के अंदर मैंने फॉन्ट फैमिली कहीं अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली ओवरऑल सबके लिए अप्लाई हो जाएगी। ओके। उसके बाद आता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ पे कहीं डिफाइन किया, सब चाइल्ड में नहीं डिफाइन किया, तो सबके लिए सब। ओके। अगर कोई ऐसी सीएसएस वैल्यू जो कि मैं एबीसी के अंदर भी डिफाइन कर रहा हूँ और मैं बॉडी के अंदर भी डिफाइन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, जो चाइल्ड वाली सीएसएस उसको रिप्लेस कर देगी, चाइल्ड वाली सीएसएस उसको रिप्लेस कर देगी, क्योंकि वो चाइल्ड का पार्ट है। तो अगर मुझे ऐसा करना है कि मेरे पास एक सब मेन ट्री के अंदर 4 चाइल्ड है, तो मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर चाइल्ड, तो 3 चाइल्ड की वैल्यू वो हो जो मेरी बॉडी की वैल्यू हो, तो मैं वो भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ एक चाइल्ड ऐसा है जिसकी वैल्यू मेरी बॉडी के अलग हो। ठीक है। तो मैं उसको सब अंडर डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने डिफाइन किया, तो ये हमारे पास देखें बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो गया। अब ये बैक बैकग्राउंड कलर यहाँ था, ये था, जैसे ही मैंने सीएसएस डिफाइन की वाइट, तो इसने उसका बैकग्राउंड पहले कलर को था वाइट कर दिया। अब देखिए उसका वाइट, अब ये अगर यहाँ पे बैकग्राउंड हटा दें, ये इस एबीसी में से बैकग्राउंड हटा दें, हटा दें सेव करना चलाएं। अब वो जो वहाँ जो मेन सीएसएस का जो बैकग्राउंड था ना, इसने वही रखा। वहां पे बैकग्राउंड कलर आप कुछ और कर दें, रेड कर दें। ये क्या करता है ये। ठीक है। अब आप आ जाएं, वो जो बैकग्राउंड हटाया था वहीं से लेकर कॉपी कर दें यहाँ पर नया, वो जो बैक वाला, हाँ, इसको आप कोई और कर दें। ठीक है। ये क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर div के अंदर जितने ऑब्जेक्ट हैं उसने उसको वाइट रखा, मगर मेन बॉडी को उसने रेड कर दिया। ठीक है। तो ये चीज हम इस तरीके से
कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सीएसएस में। अब आते हैं, आप उस चीज जो मैंने आपको भेजा है चैट में, उसको सेकंड वाली सीएसएस कॉपी करें, थर्ड वाली। मैं ख्याल से खत्म हो गई, मैं दोबारा भेजता हूँ। वो हमारा खत्म हुई थी, मीटिंग खत्म हुई थी, उसकी वजह से खत्म हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाएं, इसमें से इनपुट सेलेक्ट और बटन के नाम से होगी सीएसएस, सिर्फ वो कॉपी करें। जी इसके नीचे कर दें। जी जी बिल्कुल, इसके नीचे कर दें। सही है, चलाएं इसको। अच्छा पहले चलाने से पहले कुछ समझ लें, इसको देखें, इनपुट है ना। अब देखें सीएसएस की वैल्यू चेंज हो गई। अब आ जाए नीचे, इसमें नीचे लिए आएं। यहाँ हमने क्या किया, इनपुट देखें, हमारा इनपुट था ये वाला टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये सीएसएस जो इनपुट है ये उस पर अप्लाई होगी। ठीक है, जो सेलेक्ट है लिस्ट बॉक्स, इस पर अप्लाई होगी। एंड नीचे आए बटन, ये बटन पे तो मल्टीपल, हमने पढ़ा था अभी सीएसएस आप देख रहे थे, आपने प्रेजेंटेशन ओपन की थी, तो मल्टीपल सीएसएस अप्लाई करने का ये सिंटेक्स है, इनपुट सेलेक्ट और बटन। ये देखें यहाँ पर आपने डिफाइन किया था हमने, ये H1 H जो है ग्रुप सेलेक्टर, H1 H2 H3। ठीक है, तो ये ग्रुप सेलेक्टर हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। आप यहाँ पर आ जाए दोबारा से। अब क्या हुआ इसने, आप देखें जैसे जैसे हम सी एस एस मल्टीपल और मजीद डिफाइन कर रहे हैं तो हमारी वहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो जाती है, मतलब उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अच्छा, अब हमने सबसे ऊपर एक पैडिंग की वैल्यू चेंज की थी, सबसे टॉप पे आएगा 40 पिक्सल्स करते हैं इसको पैडिंग को। ठीक है, इसको चलाएं दोबारा से। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया हमारे पास, देखें अब हमारी, अब हमने देखा था जब हमने अपनी वेबसाइट बनाई थी तो उसका स्ट्रक्चर आपने देखा था कि थोड़ा सा अजीब सा था, मतलब बीच में साइड में और टैग्स आ रहे थे। जैसे जैसे मैं सीएसएस अप्लाई करता गया इसके ऊपर, तो मेरी जो लुक है मेरी वेबसाइट का वो बेहतर होता गया। ठीक है ना। अब देखें, आप यहाँ पे क्लिक करें, सेलेक्ट बैकग्राउंड पे क्लिक करें। ठीक है, तो अब पहले जो हमारा आ रहा था वो लेफ्ट साइड पे आ रहा था, वो जो इसका थोड़ा सा कलर स्कीम ठीक नहीं थी। अब देखें हम इस पर, हम कलर स्कीम ठीक होती जा रही है, जैसे जैसे मैं इस पर सी एस एस अपनी अप्लाई कर रहा हूँ, सी एस एस अप्लाई करने के बाद ये चीज़ें मेरी ठीक होती जा रही हैं। अब ये सारी सी एस एस में डिफाइन करी, जो इसकी विथ 80%, पैडिंग 10% होगी, मार्जिन, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल्स पे 10 फॉन्ट साइज कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, बॉर्डर का रेडियस, जो बॉर्डर है जो उसका, ये भी कंट्रोल कर सकते हैं, बॉर्डर कितना होगा। देखें ये 5 px है ना, जो बॉर्डर का रेडियस क्या है, जो बॉर्डर गोलाई आ रही है ना, कोने जो है बॉर्डर के, ये वो भी कंट्रोल कर सकती हैं आप, बॉर्डर भी कंट्रोल कर सकती हैं, फॉन्ट साइज भी कंट्रोल कर सकती हैं, मार्जिन भी कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें, ये देखिए कॉर्नर्स आ रहे हैं आपके, तो आप इसको और भी गोल करना चाहें तो आप इसको मजीद हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आता है हमारा हम्म, अच्छा अब हम CSS के अलावा अब एक चीज़ हम मजीद कर लेते हैं इसके अंदर, जो है ये मैं भेज रहा हूँ आपको स्क्रिप्ट वाला।
था ये मैंने आपको CSS भेजी है और ये स्क्रिप्ट भेजा है जी। ये आपने कॉपी करना है, जहाँ div लिखा है ना, div लास्ट जो div बंद हो रहा है उसके बाद लिखना है, बॉडी के जो बॉडी क्लोज होने से पहले। जी जी, कॉपी कर लें, स्क्रिप्ट के बाद जो लिखा है पूरा कॉपी कर लें। नीचे आए, टेक्स्ट बॉक्स अपनी स्क्रीन नीचे लाएं, नीचे आए और जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है ना, हाँ जी, जो div लिखा है बॉडी क्लोज हो रही है, इसके दरमियान लिखना है आपने। वैसे ये कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, मगर एक अपना स्टैंडर्ड बनाया कि आपने यही लिखना था कि आपको आसानी रहे। ये चीजें आपको बाद में बता रहा हूँ, अभी जहां से मैं आपको बस समझा रहा हूँ वहीं पे लिखें, ठीक है। अच्छा, अब स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट को, जी ये सही है बिल्कुल। इस नीचे स्क्रिप्ट का टैग बंद भी करें, बॉडी से पहले, बॉडी के क्लोज से पहले स्क्रिप्ट को बंद भी करना है हमने, ठीक है। ये दिस वन, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाए, मैं आपको और भी चीज़ भेज रहा हूँ, वो सारी एक साथ आ नहीं रही थी, इस वजह से अलग भेजना पड़ रही है, ठीक है। अब जो मैंने आपको दूसरी भेजी लाइन, ये आपने करना ये है, इस स्क्रिप्ट जो क्लोज हो रही है ना उससे पहले एक लाइन एंटर करें और यहाँ पेस्ट कर दें, जी पूरा। जो स्क्रिप्ट क्लोज हो रहा है उसको क्लोज होने से पहले ये आप पेस्ट कर दें, कंट्रोल V कर दें, ठीक हो गया। अब चलाएं इसको, अब यहाँ पे सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करें, जैसे कर रहे हैं देखें ऊपर से कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इससे पहले हमने HTML बनाई, CSS बनाई, अब हमने ये जो काम कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट पे आ जाए। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट किया, जैसे कि हमने फंक्शन क्रिएट करते थे पाइथन के अंदर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने का ये है फंक्शन, सिर्फ फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन के नाम से लिखेंगे, और यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा, ठीक है। और फंक्शन का नाम आएगा, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर जो भी लिखा होगा इस फंक्शन का पार्ट होगा, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पर, ये वो वेरिएबल है, मतलब स्टैटिक वेरिएबल, जो हमने कल देखा था कि स्टैटिक वेरिएबल था, मतलब कि इसमें वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। स्टैटिक वेरिएबल होता है कि वन टाइम डिक्लेयर कर दिया, नेक्स्ट टाइम उसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी, दिस इज स्टैटिक वेरिएबल, ओके। तो ये हमने हमने डिफाइन कलर, ठीक है। और उसके दिखा डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट जो मेरा HTML का जो पेज है ना, इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जो मैंने आपसे ऊपर ID डिक्लेयर करवाई थी वो इसीलिए करवाई थी ताकि उस एलिमेंट को मैं बाद रेफरेंस इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो क्या, ये कैसे इस्तेमाल करूंगा, बाय ID, कलर लिस्ट, हमारी उस ID का नाम क्या था जो ऊपर यूज करे, आप उसको ऑफ करें, लिस्ट, लिस्ट की और लिस्ट वाली ID पाएगा, देखिए कलर लिस्ट नाम था ना, तो यहाँ पे मुझे वही देना है, ठीक है। कलर लिस्ट डॉट वैल्यू, तो क्या होगा, कलर लिस्ट डॉट वैल्यू, यहाँ पे ये करेंगे, क्या करेगा, ये हमने बेसिकली कर ये रहे हैं कि HTML का जो ऑब्जेक्ट है ये कलर लिस्ट HTML ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको जावा स्क्रिप्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में इस्तेमाल करने के लिए हमें इस तरह से डिक्लेयर करना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID,
तो क्या करेगा, इस आईडी से डिक्लेयर करने के बाद और कलर के ऑब्जेक्ट के अंदर इसको लिंक कर देगा। ठीक है, ओके। फिर मैंने लगाया कंडीशन इफ कलर नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, एम्प्टी ना हो। ठीक है, जब एम्प्टी ना हो तो डॉक्यूमेंट डॉट कलर, जो कलर के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपके इस बॉडी के डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के ऊपर, ठीक है, वो अप्लाई हो जाए। मतलब जो उस लिस्ट के अंदर आपने वैल्यू लिखी थी, उसको ऊपर करें, थोड़ा सा ऊपर करें, और जहां पे हम वैल्यू डिफाइन कर रहे थे दिस वन, ये देखिए ये लिखी वैल्यू लाइट ब्लू लाइट ग्रीन, तो ये वो वैल्यू है जो वहां पे मैं एज ए रेफरेंस कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से वैल्यू दी थी मैंने, तो यहाँ यही कह रहा है कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो जो वैल्यू का इसमें जो जो भी वैल्यू हो वो बैकग्राउंड कलर के बराबर कर दो। तो क्या होता है, ये फंक्शन मैंने इसलिए डिफाइन किया। ठीक है, ओके। अब नीचे आए। अच्छा, अब ये नीचे मैसेज हमने क्या फंक्शन बनाया है शो मैसेज का। इसके अंदर नाम दिया नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। नेम बॉक्स का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था वहाँ पे, नेम बॉक्स के नाम से जो टेक्स्ट बॉक्स था उसकी एलिमेंट को मैंने यहाँ पे कॉल कराया, उस पर यहाँ पे लेकर आया एक कांस्टेंट। फिर मैंने एक मैसेज एरिया के नाम से, ये देखें यहाँ पे, हाँ ये देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स फाइन किया था, ये आ गया। फिर मैंने एक मैसेज एरिया के नाम से एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया डॉक्यूमेंट। अब मुझे डॉक्यूमेंट की गेट, बट मैंने डॉक्यूमेंट के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखूं मैं चाहता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट एचटीएमएल के ऊपर वो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है मैसेज। ठीक है, हमने एक आईडी डिक्लेयर किया, डिवीजन डिक्लेयर किया, उसका नाम दिया था मैसेज। ऊपर जाए आप, उसका कुछ हमने टैक्स नहीं डिफाइन नहीं किया, उसकी हमने आईडी डिफाइन की थी। इसको थोड़ा सा ऊपर करें, एक डिव डिफाइन की थी हमने, नीचे आएंगे डिव, और अगर H3 समथिंग थी मेरे ख्याल से, और H2, हाँ ये रही H3। ठीक है, H3 इसकी आईडी मैसेज थी ना। H3 के अंदर क्या करेगा, जो चीज मैं चाहता हूँ वो H3 के में लिखी हुई आ जाएगी। जो टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखूंगा वो H3 में प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करें, यहाँ पे नाम कुछ एंटर करें, ठीक है, शो मैसेज पे क्लिक करें। ठीक है, तो हेलो एबीसी शो मैसेज, तो ये क्या गया, ये डायनेमिक चेंज हो गया। अब मैंने वहां पे लिख रहा हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया। अब मुझे हार्ड कोड नहीं किया, मैं इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ बाय द यूज ऑफ दिस कोडिंग। तो ये जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हुए मैं अपने पेज की कोडिंग को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाए दोबारा से कोडिंग पे। अच्छा, अब आप आ जाएं, इसके अंदर हमने नैंग बॉक्स हो गया हेलो मैसेज, इसका एक ऊपर, इसको ऊपर करेगा शायद, ये मुझे नजर नहीं आ रही है, दिस वन। हमने क्या किया, मैसेज एरिया डिफाइन किया। अब यहाँ दिखा दें नेम इज इक्वल ट्रिम इक्वल्स टू समथिंग एम्प्टी हो, तो मैसेज टैग पर प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, और अगर एम्प्टी नहीं है तो मैसेज एरिया में दिखा दे हेलो और नेम वेलकम समथिंग। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई। ठीक है, इफ की कंडीशन इस्तेमाल करी मैंने कि मेरे पास नेम डॉट ट्रिम, ट्रिम का फंक्शन करता यह है कि जो टैक्स लिखा हुआ है ना उसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अगर कोई एम्प्टी वैल्यू होगी तो वो खत्म कर देगा। कोई स्पेस है, कोई स्पेस इस्तेमाल किया आपने, वो खत्म कर देगा। ट्रिम ट्रिम ये काम करता है। राइट लेफ्ट, अगर आपने कोई टैक्स नाम लिखा, नाम लिखने के बाद गलती से आपने शुरू में स्पेस डाल दिया, ठीक है, तो ट्रिम का फंक्शन ऑटोमेटिक क्या करेगा, ट्रिम आगे और पीछे लेफ्ट साइड पे और बैक, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे स्पेस खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग में बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है कि हमको कोई प्रोग्राम कोई वर्ड चेक करना है तो हम ट्रिम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पास कोई एम जो है ना स्पेसिस खत्म हो जाए। तो ये यहाँ पे चेक किया हमने इक्वल्स टू कि ट्रिम करने वाली के एम्प्टी हो तो क्या करो, टेक्स्ट एरिया कंटेंट में प्लीज एंटर योर नेम ये लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, अदरवाइज जो चीज मैंने वहां पे लिखी है
नेम के अंदर जो चीज़ लिखी होगी वो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब अगर नीचे आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स इवेंट की टाइपिंग, एक मैंने एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे नेम बॉक्स और ये मैंने लिखा ऐड इवेंट की अप, कोई की अप की वैल्यू डिफाइन हो। जैसे की अप की वैल्यू डिफाइन हो तो इक्वल्स टू में क्या करें, डॉक्यूमेंट में इमेज आईडी के अंदर ये इमेज, यहाँ पे जो इमेज है ना यहाँ पे वो आना शुरू हो जाए। ठीक है। अब आप जाएं अपने टैब उसके ऊपर की आपकी बटन दबाएं नेम बॉक्स में, नेम बॉक्स हमारा था ना, इसको रन करें और इस पे की आपका बटन प्रेस करें। अप एरो दबाएं, अप एरो प्रेस करिए। जैसे आपने प्रेस किया देखें नीचे टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, आपका इमेज गायब हो गया। ठीक है, इसको दोबारा चलाएं। अब आप एक काम करें, आपने जो इमेज कॉपी किया है ना वहाँ पे एक इमेज और भी कॉपी करें, जहाँ पे वेबसाइट मौजूद है वहाँ पे एक कोई दूसरा इमेज कॉपी करते हैं। जैसे आपने इमेज हमने को नहीं, अभी आपने एक इमेज कॉपी किया था ना, कौन सा वहाँ पे लिखा था वो पीएनजी की फाइल थी, कोई और इमेज है वो वहाँ पे एक दूसरा इमेज डाल दें। जी जी, पिक वन था ना, पिक वन जहाँ पे लिखा था, यस जिस वन, उसी जगह पे आए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, कंट्रोल कंट्रोल जेड करें, इस फोल्डर पे आए जहाँ ये फाइल मौजूद है, उस फोल्डर पे आए। ठीक है, कहाँ पर मौजूद है आपकी ये फाइल सिस्टम आपका, पिक वन। अब ये एक व्हाट्सएप के नाम से ये आपका एक और आ रहा है, जेपीजी आ रही है व्हाट्सएप वाली, इसे कॉपी करें। हाँ, इसको इसका इसका नाम कर दें पिक टू। इस पर क्लिक करें, हल्का से क्लिक करें, रीनेम का ऑप्शन आएगा, इसको कर दें पिक टू और ये जेपीजी फाइल है पेज। ठीक है, अब आ जाएं वहीं पे अपने कोड पे आ जाएं। यहाँ पे आए नीचे, नीचे नीचे आए जहाँ हमारा कोड था ना जिस वन, और नीचे आए और दिस वन, इसकी जगह पे आप पिक टू कर दें। टू डॉट जेपीजी, जेपीजी डॉट डॉट लगाएं, जे जे पी जी, हाँ जी पेज, हाँ जी पेज है ना, ई भी लगा दें, पी के और ई और पी और जी के बीच में, यस जी पेज। पी और जी के बीच में ई लगा दें, ई। हाँ यस, अब इसको चलाएं। अब इसमें आप एरो की प्रेस करें, देखिए यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो अब मैं HTML को यूज करते हुए मैं अपने कीबोर्ड की एरो की को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, कि अप ई या मैं डाउन की को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज तक के लिए यहाँ रखते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, इसको बंद कर देता हूँ।